Hello students, good morning. Today we shall study about the green revolution and its social consequence, मतलब हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणाम। और इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब रूरल सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए, जो बदलाव है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सर्कुलेशन ऑफ लेबर, जो श्रम का संचालन है, यानी जो मजदूर है और जो उनका काम है किस तरह से वो किया गया भारत में। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड रूरल सोसाइटी, इन तीन टॉपिक्स पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स सोशल कॉन्सिक्वेंस। तो द ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति और इसका सोशल इफेक्ट क्या रहा, यानी इसका सामाजिक परिणाम क्या रहा, इस बात पे हम अभी डिस्कस करते हैं। हमने देखा था इसके पहले लास्ट क्लास में कि किस तरह से लैंड रिफॉर्म हुआ, यानी जो रिफॉर्मेशन ऑफ लैंड है वो क्यों जरूरी था बिफोर द इंडिपेंडेंस, यानी हमारी आजादी के पहले। देयर वाज जमींदारी सिस्टम, एक जमींदारी सिस्टम था। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जमींदार बहुत सारी जमीन की उपज का फायदा निकाल रहा था। उसमें खेती करने वाले लोग, किसान जो पेशेंट्स हैं, वो कहते हैं लघु कृषक या छोटे किसान, दे वर्क फॉर द जमींदार, जमींदार के लिए वो काम करते थे। भूमि उनकी छोटी होती थी और वो उससे टैक्स लेते थे, लगा देते थे, उसका प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा देते थे। तो 1950 से लेकर 1970 तक जो लैंड रिफॉर्मेशन हुआ था, यानी भू सुधार कार्यक्रम जो था, उसके अकॉर्डिंग जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया था। यानी अब क्या था, जिस व्यक्ति की जो जमीन होगी वो उस पर ही खेती करेगा और उसका प्रोडक्शन उसी का होगा। इसके कारण क्या हुआ कि जो छोटे किसान थे उनको अपनी जमीन वापस मिल गई थी, जमींदारी प्रथा से वो मुक्त हो गए। बट इट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, एक बड़ी आबादी के लिए ये चीज इतनी ज्यादा प्रभावी नहीं थी। तो किस चीज की जरूरत पड़ी? तो देयर वाज अ नीड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति की। हरित क्रांति का सीधा सीधा मतलब है ज्यादा से ज्यादा पैदावार। ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिए हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर था, यानी पारंपरिक खेती, इसको बदलना। व्हाट वाज द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर? ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मीन्स पुराने तरीकों से खेती करना, पुराने बीजों को बोना खेतों में, और मानसून पे डिपेंडेंसी। इसके बाद जो इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर टूल्स होते हैं उनका बहुत कम इस्तेमाल होता था, पारंपरिक रूप से सब चीजें हुआ करती थी। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, यानी हरित क्रांति को इंडियन गवर्नमेंट ने आफ्टर 1970 और वी कैन से दैट 1960s टू 1970s के बीच गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया था, जो फार्मर्स थे उनको हाइब्रिड सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और इम्प्रूव्ड टूल्स फॉर एग्रीकल्चर फॉर फार्मिंग, यानी नए और जो विकसित कृषि के लिए जितने यंत्र थे, जितने औजार थे, उनको उपलब्ध कराना। फर्टिलाइजर खाद होती है, रासायनिक खाद जिसको बोलते हैं, वो उपलब्ध कराना। पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक उपलब्ध कराना। कुल मिलाकर खेती में पैदावार बढ़ाने के लिए जितनी भी चीजें की गई वो सब हरित क्रांति कहलाती है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट की देख रेख में हुई, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड
sharply because of the new technologies. India was able to become self-sufficient in food grain production for the first time in decades. अब 1970 के बाद पहली बार भारत जो है फूड प्रोडक्शन के लिए आत्मनिर्भर हो पाया है। तो इस तरह से हमने देखा कि सोशल जो रूरल सोसाइटी में इन चीजों का क्या फायदा मिला। इन चीजों का फायदा हमारे रूरल सोसाइटी में मिला, जिससे कि पैदावार बढ़ने से जो रूरल सोसाइटी का पूरा एटमॉस्फेयर था, जो फाइनेंशियली हो चाहे डेवलपमेंट की बात हो, पर्सनल डेवलपमेंट की बात हो, वो सारा फायदा अब ग्रामीण क्षेत्र को यानी रूरल सोसाइटी को होने लगा। इन मोस्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज इट वाज primarily the medium and large farmers who were able to benefit from the new technology. तो सबसे पहले फायदा क्या है ऐसे किसानों को जो या तो मध्यम वर्ग के हैं या फिर उच्च वर्ग, तो उनको ज्यादा इससे फायदा मिला और उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। उनका जो क्रॉप्स का जो मार्जिन था यानी जो जितना भी एक्सपेंसेस निकाल कर उनकी जो इनकम थी वो बढ़ने लगी। तो इस तरह से जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो पूरे भारत वर्ष में धीरे धीरे क्या होने लगी, बढ़ने लगी। फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द 1960s and 1970s, the introduction of new technologies seem to be increasing inequalities in rural society। तो 60 से 70 के दशक में जो न्यू टेक्नोलॉजी थी जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन इसके थ्रू हम लेकर आए थे, उसने रूरल सोसाइटी को डेवलप करने में काफी मदद की। ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप्स वर हाईली प्रॉफिटेबल मेनली बिकॉज़ दे यील्ड मोर प्रोड्यूस, वेल फार्मर्स हु हैड एक्सेस टू लैंड, कैपिटल टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ एंड who could invest in the new seeds and fertilizers to increase their production and earn more money। तो जब ये रेवोल्यूशन हुआ तो फर्स्ट डेकेड में यानी प्रथम दशक में किसानों ने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपनी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो हाइब्रिड सीड्स थे उनका इस्तेमाल किया, फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया और जो नए कृषि यंत्र थे उनका इस्तेमाल किया। इस तरह से उन्होंने इन्वेस्ट भी किया। नेचुरली ये सारी चीजें कोई मुफ्त में नहीं मिली होगी, बट जो लोन है या जो गवर्नमेंट की जो स्कीम थी थ्रू द लोन, उसके थ्रू इन लोगों ने, किसानों ने अपनी खेती को एक फायदे का सौदा बनाया, यानी और डेवलपमेंट होता चला गया। The ultimate outcome of the green revolution was the process of differentiation in which the rich grew richer and many of the poor stagnated or grew poorer। अब ये कहा जाता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसमें उसका जो परिणाम आया, इसमें ऐसा माना गया कि अमीर और अमीर होता गया और गरीब होता गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि नेचुरली जो इन्वेस्टमेंट पावर होती है वो छोटे किसानों की थी नहीं, तो दे कुडंट इन्वेस्ट ऑन देयर क्रॉप्स, देयर एग्रीकल्चर, देयर प्रोडक्शन। तो इस कारण वो इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। वहीं जो बड़े किसान थे, जो इन्वेस्टमेंट पावर जिनका कैपेसिटी जिनकी ज्यादा थी, उन्होंने ज्यादा फायदा उठाया तो वो और अमीर होते चले गए। अब जो गरीब किसान था, छोटा किसान था, उसने खर्च तो किया लेकिन उसको उतना नहीं मिला। तो इस तरह से जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी उससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, लेकिन रूरल सोसाइटी के अंदर लोगों का जो स्टैंडर्ड था वो एक समान रूप
कंप्लीटली पॉजिटिव रिवॉल्यूशन नहीं माना जा सकता। तो उसकी जो खामियां थी, जो कमियां थी, उसको लेकर बहुत सारी बहस हुई, बहुत सारे मुद्दे उठे, सब कुछ होता रहा। और जिस तरह से रिवॉल्यूशन का जो दौर था वो अब एक ट्रेडिशन बन चला है। आज हम देखते हैं कि 60 से पहले का किसान जहां फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स कुछ जानता नहीं था, वहां आज ये ट्रेडिशन शामिल हो गया है, पारंपरिक खेती बन गई है। ऐसा लगता है कि फसलें बोना है तो खाद फर्टिलाइजर्स डालना ही है, फसलें बोना है तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना ही करना है। ये चीजें होती चली गई। अब हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद रूरल सोसाइटी में क्या बदलाव आया? Several profound transformations in the nature of social relations in rural areas took place in the post-independence period, especially in those regions that underwent the Green Revolution. तो बहुत सारे बदलाव आए और देखने लायक जो भारी परिवर्तन आया वो उन एरियाज में आया, उन रीजन्स में आया जहां ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा प्रभावी था। यानी हरित क्रांति जहां बहुत ज्यादा हुई, तो उसके कुछ जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव देख सकते हैं। इंक्रीज इन द यूज ऑफ एग्रीकल्चर लेबर एज कल्टीवेशन बिकम मोर इंटेंसिव। अब जो यूज ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर था, यानी कृषि श्रम था, वो बढ़ता चला गया। यानी जो एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए लेबर थे उनको रोजगार मिला, क्योंकि कल्टीवेशन हो या दूसरे प्रोसेस हो खेती के, वो भी बढ़ते चले गए। इसके बाद पेमेंट टू पेमेंट, पहले क्या होता था, अनाज के बदले अनाज चलता था, क्योंकि जो रूरल एरिया में पहले कैश का इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था। लोग अपनी जरूरतों के लिए अनाज को अदला बदली करके या चीजों से अनाज देकर दूसरी चीजें लेना या अनाज को अनाज लेना, ये सब खत्म हो गया। अब कैश मिलेगा, आप अनाज बेचेंगे और आपको कैश मिलेगा, उस कैश से आप दूसरी चीजों, अपनी जरूरत की चीजों को खरीद सकते हैं। तो ये बदलाव आया। इसके बाद ये लूजिंग ऑफ ट्रेडिशनल बॉन्ड्स और हेरिटेज रिलेशनशिप बिटवीन farmers or landowners and agricultural workers known as bonded labor। तो जो प्रथा थी जमींदारी प्रथा और बंधुआ मजदूर प्रथा, जमींदारी प्रथा में छोटे किसान और जमींदार का टाई होता था, जो कि छोटे किसान के लिए बेहद दुखदायी होता था। और बॉन्डेड लेबर में क्या होता था, बंधुआ मजदूरी में किसी किसान के यहाँ कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसकी पीढ़ियां काम करती थी, यानी उसका फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह से हो जाया करता था कि उसकी पीढ़ियां उसके द्वारा राज्य को चुकाने के लिए उस पर्टिकुलर किसान के लिए काम किया करती थी। तो ये बॉन्डेड लेबर। अब थोड़ा सा लूज होते तो ये दोनों सिस्टम, जमींदारी प्रथा और बंधुआ मजदूर प्रथा, क्योंकि अब कृषि के क्षेत्र में काम ज्यादा बढ़ गया था। नेचुरली यदि आपको काम ना मिले तो आप वहीं जाएंगे जहां काम मिल रहा है और आपकी मजबूरी है। तो बॉन्डेड लेबर वाले जो सिस्टम था वो ज्यादा मजबूत था। लेकिन जब कृषि क्षेत्र में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, आफ्टर इट there were a lot of work, there were a lot of job in the field of agriculture। तो जॉब या काम ज्यादा हुआ तो किसानों ने अपना, मजदूरों ने अपना दृष्टिकोण बदला और अपने बच्चों को भेजने लगे दूसरी जगह काम को। तो मजदूरी प्रथा थोड़ी सी यहाँ पर कम हो गई। और जमींदारी सिस्टम रिफॉर्मेशन के बाद जो लगभग खत्म हुआ था, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से जो जमींदारी सिस्टम चल ही रहा था, क्योंकि छोटे
वालों के पास इतनी आय नहीं होती थी कि वो इन्वेस्टमेंट करें, और पूरी इन्वेस्टमेंट कौन करते थे? जमींदार। लेकिन धीरे धीरे जब फर्टिलाइजर्स, हाइब्रिड सीड्स और जो कृषि उपकरण है उनकी उपलब्धता बढ़ने लगी, सस्ते होने लगे, तो छोटा किसान भी उसको उस शक्ति को वहन करने में सक्षम हुआ, और सिस्टम भी ढीला पड़ने लगा, कमजोर होने लगा। इसके बाद फ्री वेज लेबर, यानी मुक्त श्रमिक की जो व्यवस्था आई वो यहीं से आई है। यानी अब श्रमिक मुक्त था, ही और शी वाज फ्री टू डू अ जॉब इन एनीवेयर। अब वो कहीं भी श्रम कर सकता था, जरूरी नहीं कि वो अपने मालिक के पास ही करे, जैसे जब वो बंधुआ मजदूर हुआ करता था। अब वो दूसरी जगहों पर भी काम करने लगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया सोसाइटी के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस और आफ्टर डीलिमिटेशन, ये वाली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलेशन ऑफ लेबर। तो हमने देखा कि ट्रेडिशनल बॉन्ड ऑफ लेबर धीरे धीरे जब खत्म होने लगा, तो जो लेबर का यानी श्रमिक का जो सर्कुलेशन था, यानी उसका आना जाना या उसके काम का जो एक क्षेत्र था वो विस्तार हो गया, बढ़ गया। तो अब उसकी पहुंच ज्यादा दूर तक होने लगी, यानी लेबर का काम चलने लगा। या तो वो दूसरे गांव में खेती के काम करता, और धीरे धीरे अब वो शहर की तरफ पलायन करने लगा, क्योंकि उसे श्रम का महत्व समझ आने लगा कि मेरे श्रम का कितना महत्व है, मेरे श्रम की तो लोगों को कितनी जरूरत है। तो इस तरह से लेबर, सर्कुलेशन ऑफ लेबर के पॉइंट्स को हम देखते हैं कि ये सीधे रिलेटेड है ग्रीन रेवोल्यूशन। और हमारा लास्ट पॉइंट है आज का, जो है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड रूरल सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, यानी पूरा ग्लोब एक व्यापार के लिए एक दूसरे से जब जुड़ा, यानी पूरे विश्व में जब श्रम का और ट्रेड का को विश्व स्तर पर किया जाने लगा, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के माध्यम से, तब चाहे हम खेती यहाँ कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो उत्पाद है वो एक्सपोर्ट भी होने लगे। तो जब एक्सपोर्ट होने लगे तो नेचुरली रूरल सोसाइटी के लिए पॉजिटिव बात थी कि उनके द्वारा उगाया गया अनाज, उनके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में मिल सकता है। तो नेचुरली इससे जुड़े लोगों को, चाहे वो मालिक हो, चाहे वो काम करने वाला लेबर हो, सबको फायदा होने लगा। तो ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव असर पड़ा। लिबरलाइजेशन, स्वतंत्रता थी कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, इसका फायदा बस सेम उसी तरह मिला जिस तरह ग्लोबलाइजेशन में मिला। तो कुल मिलाकर जो रूरल सोसाइटी थी वो उस समय काफी आगे बढ़ी, और 1980 के बाद से अब तक जो चेंजेस आ रहे हैं उनमें कुछ नुकसान भी देखते हुए बहुत सारे सोसाइटी को। तो इस तरह से आज हमने देखा कि लैंड रिफॉर्मेशन के बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन के हमने रिजल्ट्स देखे, सर्कुलेशन ऑफ लेबर हुआ, और इसके बाद ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन को लिबरलाइजेशन से जो रूरल सोसाइटी को पॉजिटिव एक सोच मिली, और उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया, चाहे वो छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, या श्रमिक हो। तो रूरल सोसाइटी में इस तरह से पॉजिटिव चेंज जो आया वो उनके डेवलपमेंट के लिए एक मील का पत्थर साबित हुए। तो आज के हमारे इस चैप्टर में इतना ही।